स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज। भारतीय इतिहास में ये शब्द हम बार बार सुनते हैं, पर इसका असली मतलब है क्या? चलिए आज हम सीधे चलते हैं गुप्त साम्राज्य की कहानी में। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे एक साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचता है और फिर कैसे सब कुछ बिखर जाता है। तो सवाल यही है, एक गोल्डन एज आखिर बनता कैसे है? और शायद उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कोई साम्राज्य उसे खो कैसे देता है। चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में हैं तीन बड़े सम्राट। हर एक ने साम्राज्य की किस्मत को एक बिल्कुल नया मोड़ दिया। एक ने इसकी नींव रखी, दूसरे ने इसे आसमान तक पहुंचाया और जो तीसरा था उसने इसे बचाने के लिए अपनी पूरी पूरी ताकत लगा दी। तो हमारी कहानी शुरू होती है पहले अध्याय से, द आर्किटेक्ट यानी निर्माता के साथ। वो सम्राट जिसने एक बिखरे हुए नक्शे को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। नाम था समुद्रगुप्त। अब देखिए, समुद्रगुप्त के सामने चैलेंज कोई छोटा मोटा नहीं था। उस समय का भारत सोचिए, दर्जनों छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। सब आपस में लड़ रहे थे। ऐसे में इन सबको एक झंडे के नीचे लाना, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा काम लगता था। तो उनका जवाब क्या था? एक बहुत ही बोल्ड और कह सकते हैं एग्रेसिव पॉलिसी, दिग्विजय, जिसका सीधा सा मतलब था हर दिशा में जीत। ये सिर्फ एक के बाद एक जंग लड़ना नहीं था, नहीं, ये पूरे उपमहाद्वीप को एक करने का एक ग्रैंड विजन था, एक सोचा समझा प्लान। लेकिन देखिए, समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच नहीं अपनाया, बिल्कुल नहीं। उत्तर भारत के राज्यों के लिए, मतलब आर्यावर्त के लिए, उनकी पॉलिसी एकदम क्लियर थी, जीतो और डायरेक्ट रूल करो, सिंपल। लेकिन दक्षिण के लिए वहां उनकी सोच बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। और यहीं पर उनकी पॉलिटिकल जीनियस दिखती है। दक्षिण के लिए उनकी 3 स्टेप पॉलिसी थी, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। मतलब पहले राजा को हराओ, फिर उसे इज्जत के साथ छोड़ दो और आखिर में उसका राज्य उसे वापस कर दो, बस एक शर्त पर कि वो गुप्त साम्राज्य की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर ले। सोचिए कितना ब्रिलियंट मूव था ये। इससे दुश्मन दोस्त जैसे बन गए और दूर दराज के इलाकों पर डायरेक्ट शासन करने का झंझट भी खत्म हो गया। तो हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने साम्राज्य का एक विशाल ढांचा, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। उन्होंने एक मकान बनाया, लेकिन उस मकान को एक घर बनाना, उसमें रौनक लाना, उसे सजाने का काम उनके बेटे का था, जो इस कहानी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने वाला था। और अब आते हैं हम कहानी के दूसरे एक्ट पर, द जेनिथ, वो दौर जब साम्राज्य अपनी पीक पर था। यहां स्टेज पर एंट्री होती है चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिनको इतिहास विक्रमादित्य के नाम से भी जानता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट पश्चिमी भारत से शकों को पूरी तरह से खत्म करना। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी। शक सदियों से उस एरिया में एक बहुत बड़ी पावर थे। इस जीत ने न सिर्फ साम्राज्य को सुरक्षित किया, बल्कि व्यापार के लिए समुद्र तक के जरूरी रास्ते भी खोल दिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, चंद्रगुप्त की ताकत सिर्फ तलवार में नहीं थी, वो डिप्लोमेसी के मास्टर थे। उन्होंने जंग की जगह शादियों से, मतलब स्ट्रेटेजिक अलायंसेस से सहयोगी बनाए। जैसे अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी शक्तिशाली वाकाटक राजा से करवाना। ये बिना खून बहाए दक्षिण में अपना प्रभाव बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका था। और हाँ, उन्हीं के शासनकाल को हम कहते हैं गोल्डन एज। क्यों? क्योंकि इसके सबूत आज भी हमारे सामने हैं। सोच के देखिए, दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ 1600 साल से ज्यादा हो गए और उस पर जंग नहीं लगा है। उनके दरबार के नवरत्न यानी 9 जेम्स, जिसमें कालिदास जैसे लोग थे, कला, साहित्य, विज्ञान, सब कुछ अपने पीक पर था। लेकिन कहते हैं ना, हर चोटी के बाद एक ढलान आती है। कहानी अब एंटर करती है अपने तीसरे और आखिरी अध्याय में। ये कहानी है डिफेंडर की, रक्षक की, स्कंदगुप्त। और अब माहौल जश्न का नहीं है, अब माहौल है संघर्ष का। साम्राज्य की सीमाओं पर एक नया और बहुत ही भयानक दुश्मन दस्तक दे रहा था, हूण। मध्य एशिया की ये एकदम ब्रूटल नोमैडिक ट्राइब थी, जो एक तूफान की तरह आई थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करते हुए। गुप्त साम्राज्य अब अपने अस्तित्व की, अपनी सबसे बड़ी लड़ाई का सामना कर रहा था। और इस तूफान के सामने एक चट्टान बनकर कौन खड़ा हुआ? स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ शिलालेख उनकी बहादुरी की गवाही देता है। उसमें लिखा है कि कैसे उन्होंने हूणों से लड़कर अपने परिवार की गिरी हुई किस्मत को दोबारा बहाल किया।
ये एक ऐसे हीरो की कहानी है जिसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लिटरली सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनका पूरा शासनकाल जो सिर्फ 12 साल चला, सोचिए सिर्फ 12 साल, पूरा का पूरा समय लगातार जंग में बीता। ये साम्राज्य को टूटने से बचाने के लिए एक कांस्टेंट, एक डेस्परेट फाइट थी। वो इसमें कामयाब तो हुए, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बहुत भारी थी। और ये तस्वीर शायद इस साम्राज्य की पूरी यात्रा को अपने में समेट लेती है। एक तरफ समुद्रगुप्त के विजय का कॉन्फिडेंस और दूसरी तरफ स्कंदगुप्त के समय का अस्तित्व बचाने का संघर्ष। ये शान से निर्माण करने से लेकर संघर्ष में रक्षा करने तक की कहानी है। स्कंदगुप्त ने हूणों के तूफान को रोक तो लिया, लेकिन ये जीत बहुत महंगी पड़ी थी। उनकी बहादुरी ने साम्राज्य को कुछ और सांसें जरूर दे दी, पर वो उसे हमेशा के लिए नहीं बचा सके। और यहीं से शुरू होता है इस विशाल साम्राज्य का सूर्यास्त। तो ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाता है, क्या स्कंदगुप्त जैसे महान रक्षक के जाने के बाद इस शानदार साम्राज्य का गिरना तय था? क्या ये इनेविटेबल था, या इसके पीछे कुछ और भी कारण थे? सच तो ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य कभी एक वजह से नहीं गिरता। हूणों के लगातार हमलों ने साम्राज्य की इकोनॉमी और आर्मी दोनों को अंदर से खोखला कर दिया था। फिर स्कंदगुप्त के बाद कोई भी उतना काबिल शासक नहीं आया जो इस विशाल साम्राज्य को संभाल पाता। और जब सेंटर कमजोर होता है तो क्या होता है? जो लोकल गवर्नर्स थे उन्होंने इसका फायदा उठाया और खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। जो साम्राज्य कभी एक था, अब वो अंदर से ही टूटने लगा था। तो ये थी उन 3 पिलर्स की कहानी जिन पर यह पूरा साम्राज्य टिका था। 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने इसकी नींव रखी, 375 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय इसे इसके पीक पर ले गए और 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त ने इसकी रक्षा के लिए आखिरी लड़ाई लड़ी। 467 ईस्वी में उनकी मौत के साथ ही द बिगिनिंग ऑफ द एंड शुरू हो चुका था। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी साम्राज्य की असली लेगेसी क्या होती है? उसकी विरासत क्या है? क्या वो चंद्रगुप्त द्वितीय के स्वर्ण युग की शान और शौकत है, या फिर स्कंदगुप्त का वो डेस्परेट संघर्ष जो स्वर्ण युग को बचाने के लिए लड़ा गया? शायद असली कहानी बनाने और बचाने इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपी है।